सबसे पहले तो नमस्ते। और दूसरी बात यह है कि अपन पुनर्जागरण के बारे में बात कर रहे थे। वर्ल्ड हिस्ट्री का पुनर्जागरण जो टॉपिक है वो अपन ने शुरू कर चुका था, जिसमें पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या हैं, पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण इटली से ही क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, और उसके बाद में अपन ने बात की थी पुनर्जागरण के प्रभाव क्या हैं, पुनर्जागरण के साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव क्या है, और उसके बाद में अपन ने बात की थी पुनर्जागरण कालीन इटालवी साहित्य की। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके फ्रांसीसी साहित्य, डच यानी नीदरलैंड या हॉलैंड का साहित्य, बाकी जो भी साहित्य का पोर्शन बच गया पुनर्जागरण के टॉपिक में उसकी बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। साहित्य का जो टॉपिक है पुनर्जागरण का वो आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, जितना भी शेष रह गया वो। तो अपन इटालवी साहित्य यानी कि टस्कनी भाषा में जो साहित्य लिखा गया था उसकी अपन बात कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप प्ले लिस्ट में या चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं फ्रांसीसी साहित्य की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच साहित्य या फ्रांसीसी साहित्य, पुनर्जागरण कालीन फ्रेंच साहित्य या फ्रांसीसी साहित्य। देखिए, फ्रांसीसी साहित्य या फ्रेंच साहित्य में आपको तीन ही व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला है रेबेलोस, दूसरा है मोंटेन और तीसरा है मर्सिगलियो। केवल तीन ही व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले रेबेलोस या रेबेलास, के बाद में दूसरा है मोंटेन और तीसरा है मर्सिगलियो। ये तीन ही व्यक्तियों का नाम आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यही आपका फ्रांसीसी साहित्य है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेबेलोस की। रेबेलास या रेबेलोस, जिस तरीके से अपन ने बात की थी कि आपकी इटालियन काव्य का पिता कौन है, आपका दांते है। इटालियन सोनेट का जन्मदाता कौन है, पेट्रार्क है। इटालियन आपका जो गद्य है, निबंध है, उसके पिता कौन थे, तो बोकाशियो थे। उसी तरीके से अगर फ्रेंच काव्य का पिता या फ्रेंच पद्य का पिता आपसे पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा, रेबेलोस हो जाएगा। तो ये क्या है, फ्रेंच काव्य का पिता, फ्रेंच काव्य का पिता, इसको कहा जाता है, रेबेलोस को कहा जाता है। इसकी एक पुस्तक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेबेलास की जो पुस्तक है उसका नाम है हीरोइक डीड्स ऑफ गारगांतुआ एंड पेंटागुएल। तो इसको आप या तो दो भागों में याद रख सकते हो या फिर इसको हीरोइक डीड्स इतना नाम आप याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन कई बार एग्जाम में हीरोइक डीड्स न देकर आपको गारगांतुआ एंड पेंटागुएल निम्न में से किसकी पुस्तक है इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो या तो आप दोनों को अलग अलग याद कर लो या फिर हीरोइक डीड्स जैसे भी आप याद करते हो उस तरीके से आपको याद करना है। हीरोइक डीड्स ऑफ गारगांतुआ एंड पेंटागुएल, यह आपकी रेबेलोस की पुस्तक है। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह जो पुस्तक है, इसी पुस्तक को नया संदेश या नए जीवन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका उपनाम है, इसका नया जीवन या नया संदेश, ये इसी पुस्तक को कहा जाता है। हीरोइक डीड्स एंड गारगांतुआ एंड पेंटागुएल। हीरोइक डीड्स का मतलब होता है साहसिक कार्य ऑफ यानी किसके, गारगांतुआ एंड पेंटागुएल की। गारगांतुआ एंड पेंटागुएल के साहसिक कार्य हीरोइक डीड्स। तो मैंने इतनी बार बोल दिया है, शायद आपको याद हो गया होगा, वरना अभी आगे अपन और भी बात करेंगे तो ये जो आपको बुक है वो आराम से याद हो जाएगी। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखा करो, 7 से 8 दिन में वीडियो को रिवाइज कर लिया करो, ताकि जो पुरानी चीजें हैं वो आपको दिमाग में आपको क्लिक कर जाएं। तो ये जो चीजें हैं इनको बार बार जैसे आप पढ़ोगे उसी तरीके से आपको ये याद हो जाएंगी। तो हीरोइक डीड्स एंड गारगांतुआ एंड पेंटागुएल जो पुस्तक है वो किसकी, आपकी रेबेलोस की है। और इसी पुस्तक को नया संदेश के नाम से जाना जाता है। जो रेबेलोस है, इसकी साहित्य की जो मूल विषय वस्तु है, जिसको आधार मानकर इसने साहित्य की रचना की है, यानी इसके साहित्य का जो मूल मंत्र है वो क्या है, आपकी प्यास को आधार मानकर ही रेबेलोस ने अपने साहित्य की रचना की है। प्यास आपकी बौद्धिक प्यास, नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास,
ये जो प्यास है इसी को आधार मानकर रेबेलोस ने अपने साहित्य की रचना की है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, हीरोइक डीड्स ऑफ गारगांतुआ एंड पेंटागोएल। हीरोइक डीड्स का मतलब होता है साहसिक कार्य। तो ये जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है, रेबेलोस की है। इसी को नया संदेश के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंच काव्य का पिता किसको कहते हैं, रेबेलोस को कहते हैं। और जो रेबेलोस है इसके साहित्य का जो मूल मंत्र है वो क्या है आपका, प्यास है। इतनी ही बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ध्यान में रखो तो एक रेबेलोस का कथन है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, रेबेलोस का है। केवल मनुष्य ही हंस सकता है, क्योंकि पुनर्जागरण काल में केवल साहित्य की जो रचना है वो देवी देवताओं को, भगवान को आधार मानकर ही की जाती थी। मनुष्य के बारे में, मानव के बारे में वहां पर बात करना पाप कहलाता था। तो उस समय में रेबेलोस ने कहा था कि केवल मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जो कि हंस सकती है। तो इसका एक फेमस कथन है, मनुष्य ही केवल हंस सकता है। तो ये इसका कथन आप ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ रेबेलोस के बारे में आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं मोंटेन की और उसके बाद बात करेंगे मर्सिगलियो की। तो देखिए दूसरा नंबर आपका मोंटेन। फ्रांसीसी साहित्य में दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो आपका मोंटेन। जिस तरीके से आपका फ्रेंच काव्य का पिता रेबेलोस को कहा जाता है, उसी तरीके से फ्रेंच गद्य का पिता या फ्रेंच निबंधों का पिता किसको कहा जाता है, मोंटेन को कहा जाता है। फ्रेंच गद्य, गद्य आपको एग्जाम में कम ही मिलता है, ज्यादा आपको मिलता है निबंध। फ्रेंच निबंधों का पिता किसको कहा जाता है, मोंटेन को कहा जाता है। फ्रेंच गद्य या फ्रेंच निबंधों का पिता मोंटेन को कहते हैं, जबकि फ्रेंच काव्य का पिता किसको कहा जाता है, रेबेलोस को कहा जाता है। ये जो मोंटेन है इन्होंने साहित्य की रचनाएं की है, तो वो निबंध लेखन का कार्य मुख्य रूप से इन्होंने किया है। और इनका निबंध लेखन का जो मुख्य विषय वस्तु है वो रही है मार्मिकता। मार्मिकता का भाव प्रदर्शित होता है इनके निबंधों में। यानी मार्मिकता यानी कि मतलब है सैडनेस एंड सोरो, सैडनेस एंड सोरो। ये जो मार्मिकता का भाव है वो इनके निबंधों में प्रदर्शित होता है। यानी बापड़ो दुनिया का सारा दुख है ना, वो लिया बैठे हो आगे निबंधन पढ़ने जाइए, लगा दुनिया का सारा दुख है वह केवल मोंटेन का नहीं है। और मोंटेन को वाल्टेयर का अग्रगामी कहा जाता है, वाल्टेयर का अग्रगामी, वाल्टेयर का पूर्ववर्ती या वाल्टेयर का अग्रगामी इसको कहा जाता है, मोंटेन को कहा जाता है। जबकि वाल्टेयर ने मोंटेन को क्या कहा है, वाल्टेयर ने मोंटेन को क्या कहा है, फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति। फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति, फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसने कहा है, वाल्टेयर ने कहा है। देखो वाल्टेयर का अग्रगामी किसको कहा जाता है, मोंटेन को कहा जाता है। और वाल्टेयर ने मोंटेन को क्या कहा है, फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति। ठीक है, अपने जब पेट्रार्क के बारे में अध्ययन किया था तब अपने बात की थी कि यूरोप का प्रथम आधुनिक व्यक्ति एगोन फ्राइल ने किसको कहा है, पेट्रार्क को कहा है। लेकिन वो तो यूरोप का, या फिर यूं कहें कि अगर आपको यूरोप या फिर फ्रांस कुछ भी ऑप्शन में नहीं दे रखा हो और इस तरीके से एग्जाम में दिया जाए कि प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसको कहा जाता है, तब आपको पेट्रार्क करना है। यहां पर आपको फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति दे रखा है, तो एग्जाम में साफ साफ आपको हाईलाइट करके दिया जाएगा कि फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसको कहा जाता है, तब मोंटेन को कहा जाता है। और इसको किसने कहा था, तो वाल्टेयर ने कहा था। इसके अलावा अरविंद भास्कर जो है उन्होंने कहा है कि एरिच आउबेक ने इनको फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है, एरिच आउबेक। अरविंद भास्कर ने कहा है तो उन्होंने कुछ ना कुछ शोध करके इस बात को कहा होगा, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एरिच आउबेक ने इसको फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है, या फिर वाल्टेयर ने इसको फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है। लेकिन अगर प्रथम आधुनिक व्यक्ति के आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ज्यादा पेट्रार्क के बारे में पूछा जाएगा। एगोन फ्राइल ने पेट्रार्क को वो यूरोप का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा था। ठीक है, तो अगर लेकिन फ्रांस का पर्टिकुलर आपको नाम देकर पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, मोंटेन हो जाएगा। तो इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मोंटेन की कोई भी पुस्तक का नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है। मोंटेन के बारे में इतनी बात है कि फ्रेंच निबंधों का पिता किसको कहा जाता है, मोंटेन को कहा जाता है। और इनके निबंधों में किसका भाव प्रदर्शित होता है, तो यहाँ पर मार्मिकता का यानी कि सैडनेस एंड सोरो का भाव है वो प्रदर्शित होता है। वाल्टेयर का अग्रगामी इसको कहा जाता है। इसके अलावा फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति वाल्टेयर ने या एरिच आउबेक ने इसको कहा है। अब देखिए बात करते हैं मर्सिगलियो की। तीसरा जो व्यक्ति है वह है मर्सिगलियो।
फ्रांसीसी साहित्य में अगला व्यक्ति है मर्सिगलियो। मर्सिगलियो की एक फेमस पुस्तक है डिफेंडर ऑफ पीस। डिफेंडर ऑफ पीस ये इसकी बुक है। डिफेंडर ऑफ पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति, यानी कि इस पुस्तक में शांति के ऊपर बल दिया गया है। और डिफेंडर ऑफ पीस जो पुस्तक है वो राजनीतिक अधिकारों के कारण ये चर्चा में रही है, यानी कि पोप जो है, पोप के राजनीतिक जो अधिकार हैं उनको अनुचित बताया गया है। कहने का मतलब है कि पोप के जो असीमित अधिकार हैं उनको सीमित करने की बात डिफेंडर ऑफ पीस पुस्तक में कही गई है। इस पुस्तक में कौन सी व्यवस्था पर बल दिया गया है? शांति व्यवस्था पर, यानी कि पीस। आपको जैसे पुस्तक का नाम है देखते ही पता चल रहा है कि शांति व्यवस्था के ऊपर इस पुस्तक में बल दिया गया है। तो ये इतनी एक ही पुस्तक है आपकी मर्सिगलियो की जो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए अपन ने बात की है फ्रांसीसी साहित्य के 3 व्यक्ति आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले रेबेलोस, फिर मोंटेन और उसके बाद में मर्सिगलियो। तो रेबेलोस के बारे में अपन ने बात की है। इसको फ्रेंच काव्य का पिता कहा जाता है। हीरोइक डीड्स ऑफ गारगांतुआ एंड पेंटागुएल, इसको नया संदेश नाम से भी जाना जाता है। ये एक ही पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मोंटेन की बात की, फ्रेंच निबंधों का पिता इसको कहा जाता है। मार्मिकता का भाव है इनके निबंधों में झलकता है। वाल्तेर का अग्रगामी और फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसको कहा जाता है? मोंटेन को कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की है मर्सिगलियो की, और मर्सिगलियो की एक ही पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है, डिफेंडर ऑफ पीस। इसमें पोप के जो असीमित अधिकार हैं उनको अनुचित बताया गया है। किसमें? मर्सिगलियो में की पुस्तक जो है डिफेंडर ऑफ पीस, इस पुस्तक में बताया गया है। तो ये फ्रेंच साहित्य या फिर फ्रांसीसी साहित्य आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य की। अंग्रेजी साहित्य थोड़ा सा बड़ा है, कई व्यक्तियों के नाम आएंगे इसमें, लेकिन याद हो जाएंगे, सरल है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में सबसे पहले आपको 3 व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखने हैं, और 3 में आगे अपन बात करेंगे। एलिजाबेथ की जो त्रिमूर्ति हैं वो तो अलग है अंग्रेजी साहित्य में, लेकिन सबसे पहले चौसर या जाफ्रे चौसर, इसके अलावा थॉमस मूर और एडमंड स्पेंसर, इन 3 व्यक्तियों का नाम आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चौसर की या जाफ्रे चौसर। जाफ्रे चौसर, चौसर नाम आप ध्यान में रखना, जाफ्रे को छोड़ देना। चौसर, चौसर से आप एग्जाम में क्वेश्चन आराम से यहां से कर दोगे। देखिए अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो जिस तरीके से अपने फ्रेंच काव्य का पिता बात की थी, उसी तरीके से अंग्रेजी काव्य या फिर अंग्रेजी पद्य का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? चौसर को कहा जाता है। तो अंग्रेजी काव्य, काव्य या फिर पद्य का पिता, अंग्रेजी काव्य का पिता किसको कहा जाता है? जाफ्रे चौसर को या चौसर को कहा जाता है। इसके अलावा जो अंग्रेजी सोनेट है उसका पिता भी किसको कहा जाता है? चौसर को कहा जाता है। अंग्रेजी सोनेट का पिता, अंग्रेजी सोनेट का पिता किसको कहा जाता है? जाफ्रे चौसर को कहा जाता है। इटालियन सोनेट का पिता किसको कहा जाता है? नीचे कमेंट करके बताना, अपन पढ़ चुके हैं पहले। इटालियन सोनेट का पिता किसको कहा जाता है? ये क्या है आपका? अंग्रेजी सोनेट का पिता है। कौन? चौसर है। अब बात करते हैं इसकी पुस्तक की। जाफ्रे चौसर की जो पुस्तक है इसमें एक आपको नाम लिखना है केटी और एक टीके। ठीक है, ये पुस्तक के नाम है केटी और टीके। याद रखने की ये शॉर्ट तरीका है। केटी का मतलब होता है कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स, और टीके का मतलब होता है ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। ये इसकी पुस्तक का नाम है, केटी एंड टीके, कैंटरबरी टेल्स, एंड दूसरी पुस्तक है ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। देखिए कैंटरबरी जो टेल्स आपकी जो पुस्तक है इसमें अंग्रेजी और सैक्सनी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है, और टोटल इसमें 120 कहानियां लिखी गई हैं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा कितनी कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन ये कहानी काव्य का संग्रह है आपका कैंटरबरी टेल्स, और अंग्रेजी और सैक्सनी भाषा में ये पुस्तक है लिखी गई है। अंग्रेजी और सैक्सनी। देखिए अंग्रेजी का जन्म कहां से हुआ ये तो पता ना आपको? जर्मनी से हुआ है। जर्मनी से अंग्रेजी की भाषा का जन्म हुआ है, इसलिए अंग्रेजी और सैक्सनी, सैक्सनी प्रांत है वहां से सैक्सनी भाषा बोली जाती है। तो अंग्रेजी और सैक्सनी भाषा में कैंटरबरी टेल्स जो पुस्तक है ये लिखी गई है। इसमें टोटल 120 कहानियां हैं, या यूं कहें कि कहानी काव्य का ये संग्रह है। दूसरी पुस्तक है ट्रायल्स एंड क्रेसिडा।
तो ट्रायल्स एंड क्रेसिडा जो पुस्तक है इसमें ट्रॉय युद्धों का वर्णन है, जो ट्रॉय युद्ध हुए थे उसका वर्णन है, ट्रॉय युद्धों का वर्णन, ट्रॉय युद्धों का वर्णन कौन सी पुस्तक में है? ट्रायल्स एंड क्रेसिडा है। इसमें ट्रायल्स और नामक जो प्रेमी है और क्रेसिडा नामक जो प्रेमिका है उनके बारे में बताया गया है। ट्रायल्स नामक प्रेमी और क्रेसिडा नामक जो प्रेमिका है उनका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। तो ये पुस्तक दोनों है, ये आपकी किसकी है? चौसर की है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है इनकी केटी और टीके, तो इस नाम से आपको ये ध्यान में रखनी है। तो जाफरे की बात कर ली अपने, अब अपन बात करते हैं थॉमस मोर की। दूसरा जो व्यक्ति है अंग्रेजी साहित्य में वो है थॉमस मूर। या आपको थॉमस मूर भी देखने को मिल सकता है और आपको एग्जाम में थॉमस मूर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंग्लिश का अपन जब थोड़ा सा ट्रांसलेशन करते हैं तो थॉमस जो भी अपनी सुटेबल के अनुसार इस तरीके से किया जाता है। देखिए थॉमस मूर की पुस्तक की बात करें तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, उद्दा, UDA, उद्दा नाम आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उद्दा जो नाम है वो हमारे दादा के दादा का नाम है, दादा के दादा का नाम है, क्योंकि हमारे दादाजी का नाम छतुराम बचार है और उसके बाद उनके पिताजी का नाम ईश्वराम बचार है और उनके पिताजी का नाम उद्दाराम था। तो उद्दाराम आपको ध्यान में रखना है। आप कहोगे हम क्यों याद रखें? अरे बाप जी की पीढ़ी याद रखो, एक पीढ़ी माड़ी याद रख ले। ठीक है, तो उद्दा नाम आपको ध्यान में रखना है, UDA। यू का मतलब है यूटोपिया, डी का मतलब है डायलॉग और ए का मतलब है अपोलॉजी। तो ये तीन पुस्तक हैं किसकी? आपकी थॉमस मूर या टॉमस मूर की है। तो यू से हो गया यूटोपिया। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी यूटोपिया ही है। ठीक है, यूटोपिया। उसके बाद में डी से हो गया डायलॉग और ए से हो गया अपोलॉजी। ठीक है, तो हमारे दादाजी का नाम है कौन? उद्दा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ होता है आदर्श राज्य। तो आदर्श राज्य की जो कल्पना है वो इस पुस्तक में की गई है। आदर्श राज्य की कल्पना कौन सी पुस्तक में की गई है? यूटोपिया पुस्तक में की गई है। ये जो पुस्तक है वो मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है? लैटिन भाषा में लिखी गई है। ठीक है, वैसे अपन अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे हैं और ये दोनों पुस्तक है वो आपकी अंग्रेजी में ही लिखी गई है, लेकिन यूटोपिया जो पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट है और ये आपकी कौन सी भाषा में लिखी गई है? लैटिन भाषा में लिखी गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी रखनी है। हालांकि आगे चलकर इसका अंग्रेजी में अनुवाद जरूर किया गया था, किसके द्वारा? रॉल्फ रॉबिन्सन और गिलबर्ट बार्नेट के द्वारा। रॉल्फ रॉबिन्सन प्लस गिलबर्ट बार्नेट के द्वारा, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस यूटोपिया पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उद्दा नाम आपको ध्यान में रखना है, UDA। ये थॉमस मूर की पुस्तकें हैं। यू का मतलब होता है यूटोपिया, डी का मतलब होता है डायलॉग और ए का मतलब होता है अपोलॉजी। यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ होता है आदर्श राज्य, यानी कि यूटोपिया जो पुस्तक है इसमें आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। यह मूलतः कौन सी भाषा में? आपकी लैटिन भाषा में है, लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया है? रॉल्फ रॉबिन्सन और गिलबर्ट बार्नेट के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। बाकी दोनों पुस्तक बच गई डायलॉग और अपोलॉजी। तो डायलॉग और अपोलॉजी जो पुस्तकें हैं ये दोनों आपकी कौन सी भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अब देखिए अपन बात करते हैं एडवर्ड स्पेंसर की। तीसरा जो व्यक्ति है वो है एडवर्ड स्पेंसर। अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो एडवर्ड स्पेंसर के द्वारा आपको एक ही पुस्तक ध्यान में रखनी है, वो है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, कितना सुरूप सा नाम है ना, कितना अच्छा सा नाम है, फेरी क्वीन। तो एडवर्ड स्पेंसर, स्पेंसर क्वीन याद रह जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल आपको एक पुस्तक का नाम याद रखना है, फेरी क्वीन। तो अपन ने बात की है सबसे पहले जाफरे चौसर की, उसके बाद में थॉमस मूर की और एडवर्ड स्पेंसर की। इन तीन व्यक्तियों की अपने बात की। जाफरे चौसर अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है, अंग्रेजी सोनेट का पिता है, वो जाफरे चौसर को कहते हैं। इसके अलावा जाफरे चौसर की अपने पुस्तकों की बात की KTNTK यानी कैंटरबरी टेल्स, जो कि अंग्रेजी और सैक्सनी भाषा में लिखी गई है और 120 कहानियों का संग्रह है। उसके बाद में टीके यानी कि ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, इसमें ट्रॉय युद्धों का वर्णन है। ट्रायल्स नामक प्रेमी और क्रेसिडा नामक जो प्रेमिका है उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। उसके बाद में अपन ने थॉमस मूर के बारे में बात की,
तो थॉमस मोर की मैंने बताया था UDA आपको ध्यान में रखना है। यू का मतलब होता है यूटोपिया, डी का मतलब होता है डायलॉग और ए का मतलब होता है अपोलॉजी। तो यूटोपिया जो पुस्तक है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आदर्श राज्य, इसलिए यूटोपिया पुस्तक में आदर्श राज्य बनाने की कल्पना की गई है। मूल रूप से ये लैटिन भाषा में है, लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया था? रॉबर्ट रोल्फ रॉबिन्सन और गिलबर्ट बार्नेट के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और डायलॉग और अपोलॉजी बाकी दोनों पुस्तकें ये आपकी कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है। उसके बाद में अपन ने बात की है एडवर्ड स्पेंसर की, तो फेरी क्वीन ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एलिजाबेथ के काल की। एलिजाबेथ का काल, देखिए एलिजाबेथ का काल है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार एलिजाबेथ का काल आएगा और ये आपको याद भी हो जाएगा आराम से। क्यों याद हो जाएगा? मैंने आपको पहले बताया था अकबर का काल आपको ध्यान में रखना है। अकबर के काल से आपको एलिजाबेथ का काल याद हो जाएगा। और अकबर का काल है वो तो भारतीय इतिहास में किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करो, इंडियन हिस्ट्री में आपको अकबर का काल है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना ही रखना है। अकबर का काल कितना है? 1556 से लेकर है 1556 से लेकर के 1605 तक ये अकबर का काल है। तो इसमें आपको क्या करना है? प्लस माइनस 2 कर दो, प्लस माइनस 2 यानी 56 में प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1558 आ जाएगा। माइनस 2 करोगे 1605 में से तो कितना आ जाएगा? 1603 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो काल है ये किसका? आपका एलिजाबेथ का काल है। ये आपको ध्यान में रखना है। एलिजाबेथ का काल, एलिजाबेथ का काल है ये अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। एलिजाबेथ कौन थी? इंग्लैंड की महारानी थी। ये कौन है? इंग्लैंड की महारानी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने स्थापित आई थी उस समय कौन थी? एलिजाबेथ थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंग्लैंड की महारानी। और एलिजाबेथ का जो काल है वो आपका अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। तो एलिजाबेथ का काल है वो अपने अकबर के काल से याद किया है। अकबर के काल से एलिजाबेथ का काल है वो अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल है, इसलिए अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। एलिजाबेथ का काल है वो अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। और एलिजाबेथ का जो काल है इसके काल को गाने वाली चिड़ियाओं का घोंसला कहा जाता है। गाने वाली चिड़ियाओं का घोंसला, चिड़ियाएं का मतलब यहाँ पर कवियों से है। तो कहने का मतलब है कि एलिजाबेथ के काल में जो कवि थे वो स्वतंत्र थे, अपने काव्य को लिखने में, अपनी भाषा को लेकर लिखने में वो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। एलिजाबेथ के काल के 3 प्रमुख लेखक हुए हैं, 3 त्रिरत्न, उसकी अपन बात करेंगे। लेकिन एक बार लिख लेते, एलिजाबेथ का जो काल है वो क्या है? गाने वाली चिड़ियाओं का घोंसला कहलाता है। गाने वाली चिड़ियाओं का घोंसला, ये पूछा जाता है एग्जाम में। गाने वाली चिड़ियाओं का घोंसला, इसके काल को कहते हैं, एलिजाबेथ के काल को कहते हैं। और एलिजाबेथ का जो काल है वो कितना है आपका? 1558 से लेकर 1603 तक है। एलिजाबेथ के काल के 3 प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। एलिजाबेथ के काल के 3 प्रसिद्ध लेखक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, त्रिरत्न। एलिजाबेथ के काल के, किसके काल के? एलिजाबेथ के काल के त्रिरत्न है। एक तो आपने नाम जरूर सुना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अपन पढ़ना शुरू करते हैं, चौथी 5वीं क्लास में जाते हैं, तभी अपन इसका नाम सुन लेते हैं। मैं जैसे नाम लूंगा आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ इसका नाम तो अपने बहुत सुना है। हालांकि अपने पुनर्जागरण जब शुरू किया था उस समय भी मैंने आपको एक कथन बताया था कि मनुष्य कितनी सुंदर करती है और उसकी तर्क शक्ति कितनी उन्नत है। यह कथन किसका है? आपका विलियम शेक्सपियर का है। तो एक तो कौन आएगा? आपका विलियम शेक्सपियर है। इन त्रिमूर्तियों में पहला तो है विलियम शेक्सपियर, दूसरा है क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव, अब इसको बोलने में मार्लो बोलते हैं लेकिन लिखने में मार्लो वह लिखा जाता है, और आपको तो एग्जाम में लिखा हुआ ही मिलेगा, इसलिए मार्लो, ठीक है। और तीसरा जो है वह है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, ये त्रिमूर्ति हैं किसके काल की? एलिजाबेथ के काल की। देखिए अंग्रेजी साहित्य अपन पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य में एलिजाबेथ का जो काल है वो अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, और एलिजाबेथ का जो काल है वो गाने वाली चिड़ियों का घोंसला कहलाता है। इसलिए एलिजाबेथ के काल में जो प्रमुख
अंग्रेजी साहित्यकार हुए हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए एलिजाबेथ के काल की जो त्रिरत्न या जो त्रिमूर्ति है उसमें आपके पहला तो कौन है, विलियम शेक्सपियर है, दूसरा है क्रिस्टोफर मार्लोव और तीसरा है बेन जॉनसन। तो अब तीनों की अपन अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। देखिए विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का आपने एक कथन पढ़ा था जब पुनर्जागरण शुरू किया था कि मनुष्य कितनी सुंदर कृति है और मनुष्य की तर्क शक्ति कितनी उन्नत है। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ये इंग्लैंड के एक महान कवि थे विलियम शेक्सपियर और नाटककार थे। लेखन कला के अंतर्गत विलियम शेक्सपियर ने जो मुख्य विषय चुना था वो आपका कौन सा था, मानववाद। पुनर्जागरण की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें मानववाद अपने पढ़ा था। तो मानववाद यानी कि मनुष्य के जीवन में रुचि लेना, मनुष्य को आधार बनाकर विलियम शेक्सपियर ने अपने साहित्य की रचनाएं की हैं। तो इनके लेखन का जो मुख्य विषय है वो आपका कौन सा है, मानववाद या फिर मनुष्य है। अब विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं या इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है वो आपको याद करनी पड़ेगी। हालांकि बिना ट्रिक के भी आप याद कर सकते हो, लेकिन उसको ट्रिक को जैसे आप याद कर लोगे तो वो जो पुस्तकें हैं वो आपको कंफ्यूज नहीं होंगी और आराम से याद हो जाएंगी। इसको याद करने की ट्रिक है हम, हम और की ममताज है, हम और की ममताज है। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये ट्रिक याद करते ही विलियम शेक्सपियर की जो सारी पुस्तकें हैं, मोस्ट ऑफ द जो बुक है वो आपको याद हो जाएंगी। हालांकि ऐसे भी आप याद कर सकते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। और विलियम शेक्सपियर की जो सारी पुस्तकें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। और इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है वो विलियम शेक्सपियर की नहीं है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप क्रिस्टोफर मार्लोव और बेन जॉनसन की पुस्तकें याद करोगे और वो आपको वहां पर ऑप्शन में देखने को मिल जाओगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें विलियम शेक्सपियर की पुस्तकें कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। तो ये ट्रिक जैसे ही आप याद कर लेते हैं हम और की ममताज है, तो आपको विलियम शेक्सपियर की जो पुस्तकें हैं वो सारी याद हो जाएंगी। हम और की ममताज है, एक तो थी मुमताज जो तो इतिहास में थी, वो तो किसी और की थी। हमारी कौन है, ममताज है। ठीक है, हम और की ममताज है। तो इसमें देखिए एच का मतलब क्या है, एच का मतलब हेमलेट, एम का मतलब मेकबेथ, ओ का मतलब, एच का मतलब है हेमलेट, एम का मतलब है मेकबेथ, ओ का मतलब है ओथेलो। ओथेलो, कौन सा थेलो, ओथेलो नहीं, ओथेलो, ओथेलो है। आर का मतलब है रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट। की का मतलब है किंग लेयर, हम देखिए की जो है इसको आपको एक साथ याद रखना है। यहां पर एच एम, एच का मतलब हेमलेट, एम का मतलब मेकबेथ, ओ अलग है, ओथेलो, आर अलग है, रोमियो जूलियट। लेकिन की के आई, इसको दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। के आई का मतलब किंग लेयर। ठीक है, उसके बाद में एम, एम का मतलब मिडनाइट समर ड्रीम, मिडनाइट समर ड्रीम, मिडनाइट समर ड्रीम। उसके बाद में एम, तो फिर से एम का क्या मतलब हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। टी, टी से क्या हो जाएगा, टेम्पेस्ट या द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। और ए का मतलब क्या हो जाएगा, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ये पुस्तक का नाम है। उसके बाद में जे, देखिए एक तो आ गया रोमियो जूलियट और एक आ गया जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। और एच, एच का मतलब हेनरी चतुर्थ, हेनरी चतुर्थ। ये जो पुस्तक है ये किसकी है, आपकी विलियम शेक्सपियर की हैं। ठीक है, सारी पुस्तकें देखिए याद हो जाएंगी। अभी अपन क्लास में इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है,
सबसे पहले अपनी बात की विलियम शेक्सपियर की। तो विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के एक महान कवि और ये नाटककार हैं। इन्होंने अपने साहित्य का, इन्होंने अपने लेखन विषय का जो मुख्य विषय चुना है वो किसको चुना है? मानववाद को चुना है। उसके बाद में इसकी पुस्तकों की बात करें तो एक ट्रिक अपन को याद करनी है, हम और की ममताज है, मुमताज नहीं है, हम और की ममताज है। और ममताज को आपको MMTAJ इस तरीके से लिखना है। यहां पर आपको देखिए एच का मतलब क्या है? हेमलेट है। एम का मतलब मैकबेथ है। और है, और में देखिए ओ का मतलब है ओथेलो। आर का मतलब है रोमियो जूलियट। की आपको एक साथ पढ़ना है, KI की एक साथ पढ़ना है किंग लेयर। उसके बाद में एम, तो एम का मतलब मिडनाइट समर ड्रीम, मिडनाइट समर ड्रीम। और आगे एम फिर से दे रखा है, इस एम का मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस एक शहर है, ठीक है, उसके नाम पर मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट का मतलब व्यापारी, ऑफ वेनिस यानी वेनिस का व्यापारी। ये पुस्तक के बारे में बताया गया है। उसके बाद में टी का मतलब हो गया द टेम्पेस्ट। उसके बाद में ए का मतलब है एज यू लाइक इट। उसके बाद में जे, तो एक तो हो गया रोमियो जूलियट, और जे का मतलब हो गया जूलियस सीजर। और एच का मतलब है हेनरी चतुर्थ। देखिए हेनरी अष्टम अपनी जो पुस्तक आई थी पहले, हेनरी अष्टम, वो किसकी थी? फ्रांसिस बेकन की थी। लेकिन हेनरी चतुर्थ जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है? विलियम शेक्सपियर की है। तो ये पुस्तकें उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गई होगी, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से दोहरान कर लेना और वीडियो को 2-3 बार आप देख लेना, ये जो पुस्तकें हैं वो आपको आराम से याद हो जाएंगी। अब अपन बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव की। त्रिमूर्ति में अगला अपना है 2 नंबर का क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव की एक पुस्तक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 3-4 पुस्तकें हैं, लेकिन आपकी तैमूर लंग द ग्रेट नाम की जो पुस्तक है वो जरूर आपको याद रखनी है। तैमूर लंग द ग्रेट, तैमूर लंग द ग्रेट। इसके अलावा डॉक्टर फास्टस है, डॉक्टर फास्टस, ये भी किसकी पुस्तक आपकी? क्रिस्टोफर मार्लोव की है। तो तैमूर लंग द ग्रेट ये पुस्तक आपको कन्फर्म याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में तैमूर लंग द ग्रेट पुस्तक के बारे में काफी पूछा जाता है। डॉक्टर फास्टस आप याद रखो तो याद रख सकते हो। इसके अलावा एक ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड द्वितीय नाम की जो पुस्तक है वो भी आपकी इसी की है। एक तो है ज्यू ऑफ माल्टा, इसको द ज्यू ऑफ माल्टा कहते हैं, द ज्यू ऑफ माल्टा। और एक एडवर्ड द्वितीय, ये जो पुस्तकें हैं ये आपकी किसकी हैं? क्रिस्टोफर मार्लोव की हैं। लेकिन तैमूर लंग द ग्रेट जो पुस्तक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तैमूर लंग द ग्रेट, डॉक्टर फास्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड द्वितीय। देखिए एडवर्ड द्वितीय अभी अपने लिखी थी हेनरी चतुर्थ, और एक थी हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम जो पुस्तक थी वो तो आपकी फ्रांसिस बेकन की थी। हेनरी चतुर्थ जो पुस्तक है वो किसकी थी? आपकी अभी अपने बात की थी सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की। और जो एडवर्ड द्वितीय जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है? क्रिस्टोफर मार्लोव की है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए त्रिमूर्ति में अगला जो अपन बात करते हैं, बेन जॉनसन की 2 पुस्तकें हैं, लेकिन एक अल्केमिस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है वालपेन और दूसरी है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट पुस्तक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो बेन जॉनसन की पुस्तक है अल्केमिस्ट, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक व्यक्ति और है जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, जॉन मिल्टन। एक नेत्रहीन व्यक्ति था, अंधा कवि का नाम आपने जरूर सुना होगा, जॉन मिल्टन। उसकी भी 2 पुस्तकें हैं, जॉन मिल्टन। एक तो पैराडाइज लॉस्ट और दूसरी है पैराडाइज रिगेंड या रिजेंड। पैराडाइज लॉस्ट और दूसरी है पैराडाइज रिजेंड या रिगेंड। दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये इसकी जॉन मिल्टन की पुस्तक है। ये कौन सा कवि था? आपका अंधा कवि था, ये नेत्रहीन कवि था, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेंड, ये जो दोनों पुस्तकें ये किसकी? आपकी जॉन मिल्टन की हैं। तो ये आपकी हो गई एलिजाबेथ के काल की त्रिमूर्ति। अंग्रेजी साहित्य कंप्लीट हो चुका है। पहले 3 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, उसके बाद में एलिजाबेथ के काल के जो 3 व्यक्ति हैं उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। टोटल 6 है, और वैसे अगर देखा जाए तो जॉन मिल्टन का नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो। जर्मन
साहित्य की बात करें तो जर्मन साहित्य में आपको 4 व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना है। 4 व्यक्ति, एक आपका जोहान्स रिचलिन, देखिए लिख देता हूं मैं आपको, एक है जोहान्स रिचलिन, दूसरा है मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, हांस सांसो, और चौथा व्यक्ति है उल्रिच वान हट्टन, उल्रिच वान हट्टन। तो ये 4 व्यक्तियों का नाम आपको जर्मन साहित्य में याद रखना है। जोहान्स रिचलिन, मार्टिन लूथर, हांस सांसो और उल्रिच वान हट्टन। ये याद होते ही इनके बारे में तो अपन थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, वो आपको आराम से याद हो जाएंगे, लेकिन इन चारों का नाम आपको सबसे पहले याद रखना जरूरी है। ठीक है, जर्मन साहित्य से संबंधित 4 व्यक्ति हैं, जोहान्स रिचलिन, मार्टिन लूथर, हांस सांसो और उल्रिच वान हट्टन। तो जोहान्स जो रिचलिन है, इन्होंने हिब्रू व्याकरण के बारे में लिखा है, यानी कि हिब्रू भाषा में व्याकरण की रचना की है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। हिब्रू, इजराइल की जो भाषा है वो आपकी हिब्रू भाषा है। तो हिब्रू भाषा में व्याकरण की रचना इसके द्वारा की गई है, जोहान्स रिचलिन के द्वारा की गई है। मार्टिन लूथर की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। सेप्टेम्बर टेस्टामेंट नाम से इन्होंने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया है। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। किस नाम से? जर्मन भाषा में अनुवाद किस नाम से किया है? सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, क्योंकि सितंबर ये 1522 के लगभग की घटना है, तो सितंबर के महीने में क्या है, इसलिए इसको सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है, तो इसको सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो मार्टिन लूथर ने किया है। अगला व्यक्ति है अपना हांस सांसो। तो हांस सांसो में आपको केवल इतना याद रखना है कि इसने जर्मन भाषा में गीत की रचना की है। द नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग नामक एक गीत लिखा है जो कि जर्मन भाषा में है। द नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग, द नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग नाम का जो गीत लिखा है, ये इसने जर्मन भाषा में लिखा है। तो ये एक गीत है जो कि किसके द्वारा रचित है? हांस सांसो के द्वारा रचित है। फिर है उल्रिच वान हट्टन। तो उल्रिच वान हट्टन, इसके बारे में ज्यादा कोई बुक तो इसकी नहीं है, हालांकि इसकी जो बुक है इसका नाम काफी बड़ा है, आप याद करोगे तो भी आपको याद नहीं होगा, लेकिन एपिस्टोल और नीमो आप याद रख सकते हो। एपिस्टोल एंड नीमो, क्योंकि आपको इसकी जब बुक दी जाएगी तो उस बुक में कहीं ना कहीं एपिस्टोल का नाम लिखा हुआ होगा या फिर लास्ट में नीमो का नाम लिखा हुआ होगा। उल्रिच वान हट्टन की कोई भी बुक आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो वो एपिस्टोल से शुरू होगी और नीमो से खत्म होगी। तो एपिस्टोल नीमो इसकी जो बुक है वो आप इसको नाम ध्यान में रख सकते हो। लेकिन उल्रिच वान हट्टन का एक कथन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो पोप है वो स्वयं ईश्वर का शत्रु है या पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है। ये कथन इंपॉर्टेंट है, उल्रिच वान हट्टन का है। पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है या ईश्वर का शत्रु है। ये कथन किसका है? उल्रिच वान हट्टन का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है, ये कथन किसका है? उल्रिच वान हट्टन का है। तो ये आपका हो गया जर्मन साहित्य। जर्मन साहित्य में अपने 4 व्यक्तियों की बात की है। सबसे पहले जोहान्स रिचलिन, इसने हिब्रू भाषा में व्याकरण की रचना की है। उसके बाद में अपन ने बात की है मार्टिन लूथर की, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से। उसके बाद में हांस सांसो की, इसने जर्मन भाषा में एक गीत लिखा है जो कि द नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग नाम से इन्होंने जर्मन भाषा में एक गीत की रचना की है। उसके बाद में उल्रिच वान हट्टन का आपको एक कथन याद रखना है, पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है। और इसकी जो पुस्तक आपको पूछी जाएगी उसमें एपिस्टोल नीमो का नाम आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका जर्मन साहित्य। अब अपन बात करते हैं नीदरलैंड के साहित्य की। नीदरलैंड या हॉलैंड, क्योंकि हॉलैंड का ही पहले, हॉलैंड को ही वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नीदरलैंड। क्या यूं कहें कि नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपका हॉलैंड के नाम से। और यहां पर
जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं, डच कहते हैं। ठीक है, या तो डच साहित्य आप इसको बोल सकते हो, या हॉलैंड या नीदरलैंड का साहित्य आप इसको बोल सकते हो। और अफ्रीका में इन्हीं डचों को क्या कहा जाता है, बोहर कहा जाता है। महात्मा गांधी ने बोहर पद जो धारण किया था ना, वो बोहर, तो इन्हीं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, हॉलैंड या नीदरलैंड या फिर डच साहित्य। तो इसमें हॉलैंड या नीदरलैंड में आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना है, इरेस्मस। इरेस्मस को क्या कहते हैं, मानववाद का राजकुमार, मानववाद का राजा या मानववाद का राजकुमार किसको कहा जाता है, इरेस्मस को कहा जाता है। इसके अलावा इरेस्मस को विश्व नागरिक कहा जाता है। यह हॉलैंड का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था, इसी को विश्व नागरिक कहा जाता है और इसी को यूरोप का विद्वान भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना, विश्व नागरिक किसको कहते हैं, इरेस्मस को कहते हैं। विश्व नागरिक इसको कहा जाता है, इरेस्मस को कहा जाता है। इसके अलावा इसको यूरोप का विद्वान भी कहा जाता है। इरेस्मस की एक पुस्तक है इन द प्रेज ऑफ होली, फोलिस यानी मूर्खता की प्रशंसा। वर्तमान में भी आप देखते हैं कि जो व्यक्ति मूर्ख होता है, जो बात करता है, उसी की प्रशंसा करते हैं ज्यादा लोग, क्योंकि जो विद्वान होता है वो सही बात करता है, और सही बात आजकल व्यक्ति को सुनना ज्यादा पसंद वो नहीं करते हैं। इसलिए उस समय इन्होंने पुस्तक लिख दी थी इन द प्रेज ऑफ फोली यानी मूर्खता की प्रशंसा। इसकी बुक है वो कौन सी है, इन द प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा, प्रेज ऑफ होली, होलिस, होलिस का मतलब क्या होता है आपका, मूर्खता। तो मूर्खता की प्रशंसा इसकी पुस्तक का नाम है, मूर्खता की प्रशंसा। ये इरेस्मस की पुस्तक है, लेकिन आपको इंग्लिश में एग्जाम में मिलेगा इन द प्रेज ऑफ होली ही आपको एग्जाम में मिलेगा। और ये जो प्रकाशित हुई थी वो 1511 में हुई थी। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। इरेस्मस की जो पुस्तक वो कब प्रकाशित हुई थी, 1511 में प्रकाशित हुई थी, इन द प्रेज ऑफ होली। इसको मानववाद का राजकुमार कहा जाता है, इसी को विश्व नागरिक कहते हैं, इसी को यूरोप का विद्वान कहा जाता है। ठीक है, हॉलैंड का ये प्रसिद्ध साहित्यकार था, क्योंकि अपन हॉलैंड, डच या फिर नीदरलैंड का साहित्य ही पढ़ रहे हैं। तो 1511 में ये पुस्तक है वो प्रकाशित हुई थी, इन द प्रेज ऑफ होली। इसके अलावा इनकी और भी कई पुस्तकें हैं, जैसे एक पॉकेट डेगर है, पॉकेट डेगर, ये भी इसी की पुस्तक है। पॉकेट डेगर इतनी ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन एक पुस्तक है ए हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर, ये पुस्तक कई बार एग्जाम में आती है। ए हैंडबुक, ए हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन सोल्जर। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक तो इन द प्रेज ऑफ होली, और दूसरी जो पुस्तक है ए हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन सोल्जर, ये पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है। पॉकेट डेगर आप याद रखो तो ठीक है, वरना इसके अलावा एक पुस्तक और है कोलोलो, उस पुस्तक का नाम कोलोलो क्विज नाम की जो पुस्तक है, कोलोलो क्विज, कोलोलो क्विज। तो ये चार पुस्तकें हैं वैसे। पहली हो गई इन द प्रेज ऑफ होली, दूसरी हो गई ए हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन सोल्जर, तीसरी हो गई पॉकेट डेगर, और चौथी पुस्तक है कोलोलो क्विज। ये जो चारों पुस्तकें ये आपकी किसकी हैं, इरेस्मस की हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आपको ध्यान में रखनी है इन द प्रेज ऑफ होली, 1511 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और दूसरी जो पुस्तक है वो आपकी है ये ए हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन सोल्जर। ये दोनों याद रहे तो ठीक है, न याद रहे तो भी ठीक है, लेकिन ये दोनों पुस्तक आपको याद में रखनी है। तो इरेस्मस हो गए डच या फिर हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के साहित्य में अपने इरेस्मस की बात की। अब अपन बात करते हैं स्पेन के साहित्य की, स्पेन या स्पेनिश साहित्य। स्पेनिश साहित्य में भी आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, केवल एक ही व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना है और उसका नाम है सर्वांटीज। सर्वांटीज, सर्वांटीज की जो पुस्तक है उसका नाम है क्विक जोट, क्विक जोट या क्विक जोट बोल सकते हैं, या फिर इसको डॉन कियोत भी बोल सकते हैं। क्विक डॉन क्विक जोट या डॉन क्विक जोट या फिर डॉन कियोत। ये इसकी पुस्तक है डॉन क्विक जोट या फिर डॉन कियोत, इस नाम की पुस्तक है। ये किसकी, आपकी
सर्वांटीज की है, या इसको सर्वांटेज या सर्वांटीज के नाम से भी जानते हैं। ये आपके स्पेन के थे। इस पुस्तक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सर्वांटीज के कथन। इनका कथन आपने जरूर सुना होगा। इनका कथन है खीर का प्रमाण खाने में है। क्या कथन है इसका? खीर का प्रमाण खाने में है। ये इनके कथन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। खीर का प्रमाण खाने में है। इसके अलावा एक समान पंख के पक्षी हमेशा एक साथ रहते हैं। एक समान पंख के पक्षी, एक समान पंख के पक्षी हमेशा एक साथ रहते हैं। ये कथन किसका? आपका सर्वांटीज का है। और एक कथन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप बहुत बार सुनते हैं, हर कुत्ते का दिन आता है। हर कुत्ते का दिन आता है। ये 3 कथन आपको लगभग एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सर्वांटीज के 3 कथन है जो आपको याद रखने हैं। क्विक जोट या डॉन कियोत, यह आपकी है सर्वांटीज की पुस्तक है। इसके अलावा इनके 3 कथन है। खीर का प्रमाण खाने में है, एक समान पंख के पक्षी हमेशा एक साथ रहते हैं, या एक समान पंख के पक्षी हमेशा एक साथ उड़ते हैं। यह कथन है वो किसका? आपका इसी सर्वांटीज का है। और हर कुत्ते का दिन आता है, यह कथन भी आपका किसका है? सर्वांटीज का है। यह स्पेनिश साहित्य में केवल एक ही व्यक्ति का नाम आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं पुर्तगाली साहित्य की। पुर्तगाली साहित्य में आपको केवल एक ही व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, केमोन्स या केमोन्स या फिर केनमोन्स। इसकी एक पुस्तक है, इसका नाम है लूशियाड। केवल एक ही पुस्तक है, लूशियाड। और इस लूशियाड पुस्तक में वास्को डिगामा की भारत की खोज तो पहले हो चुकी थी, लेकिन वास्को डिगामा में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, उसका वर्णन है। भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, उसका वर्णन है। कौन सी पुस्तक में? इस लूशियाड पुस्तक में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुर्तगाली साहित्य में केवल एक ही व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना है, केनमोन्स। इसकी पुस्तक है लूशियाड। और वास्को डिगामा की भारत की खोज यात्रा का वर्णन आपका किसमें? इस पुस्तक में। ठीक है, तो ये आपका हो गया पुनर्जागरण कालीन साहित्य कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की। तो इसको एक बार अपन फिर से रिपीट कर लेते हैं। आज अपन ने जो भी पढ़ा है इसको थोड़ा सा अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात की है फ्रांसीसी साहित्य की। तो फ्रांसीसी साहित्य में आपको ध्यान में रखना है 3 व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना है, रेबलोस, मोंटेन और मर्सिगलियो। रेबलोस की बात करें तो रेबलोस ने को फ्रेंच काव्य का पिता या फ्रेंच पद्य का पिता कहा जाता है। एक ही बात है। इसकी बुक है हीरोइक डीड्स ऑफ गारगंथुआ एंड पेंटागोवेल। इसी पुस्तक को नया संदेश के नाम से जाना जाता है। और रेबलोस की जो इन्होंने साहित्य लिखा है, इसकी मूल विषय वस्तु है प्यास, बौद्धिक प्यास, नैतिक प्यास, यथार्थ की प्यास। इस तरीके से इन्होंने लिखा है। उसके बाद में अपन ने बात की है मोंटेन की। तो मोंटेन को फ्रेंच गद्य या निबंधों का पिता कहा जाता है। मार्मिकता, इनके जो निबंध है उनका मुख्य विषय जो है वो आपका है मार्मिकता। वाल्टेयर का अग्रगामी किसको कहा जाता है? मोंटेन को कहा जाता है। और फ्रांस का प्रथम आधुनिक व्यक्ति वाल्टेयर ने किसको कहा है? मोंटेन को कहा है। इसके अलावा एरिच औबेक के द्वारा भी यह कथन कहा गया है। उसके बाद अपन ने बात की है मर्सिगलियो की। तो मर्सिगलियो की जो पुस्तक है वो आपकी कौन सी है? डिफेंडर ऑफ पीस, यानी कि इसमें शांति व्यवस्था के ऊपर बल दिया गया है। उसके बाद में अपने बात की है अंग्रेजी साहित्य की। तो अंग्रेजी साहित्य में अपने बात की है जाफरे चौसर की। तो जाफरे चौसर को अंग्रेजी काव्य या अंग्रेजी पद्य का पिता कहा जाता है। अंग्रेजी जो सोनेट का पिता है वो किसका कहा जाता है? चौसर को कहा जाता है। इसकी पुस्तक है केटी एंड टीके। तो केटी का मतलब है कैंटरबरी टेल्स और टीके का मतलब है ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, जिसमें ट्रोय युद्धों का वर्णन है। और उसके बाद बात की अपने थॉमस मूर की। तो उद्दा नाम आपको ध्यान में रखना है, उद्दा, UDA, यू का मतलब है यूटोपिया। तो यूटोपिया जो पुस्तक है ये आपकी लैटिन भाषा में है। और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया है? रोल्फ रॉबिन्सन एंड गिलबर्ट बॉर्नेट के द्वारा इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। इसके अलावा डी से डायलॉग और ए से एपोलॉजी, जो कि दोनों आपकी अंग्रेजी भाषा में है। उसके बाद अपने बात की एडवर्ड स्पेंसर की। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है फेरी क्वीन।
उसके बाद में अपन ने बात की है एलिजाबेथ के काल की। तो एलिजाबेथ है वो इंग्लैंड के, और इंग्लैंड में इनका जो काल है वो गाने वाली चिड़ियाओं का घोंसला कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल है वो एलिजाबेथ का काल कहलाता है। 1558 से लेकर 1603 तक इनका काल है। अकबर के काल के ये समकालीन है, क्योंकि अकबर का जो काल है वो 1556 से 1605 का है। तो ये इनका काल है वो अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। तो अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एलिजाबेथ के काल के त्रिरत्न, तो उसमें अपन ने बात की थी विलियम शेक्सपियर की। उसके बाद में क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन की। सबसे पहले अपन ने बात की थी विलियम शेक्सपियर की पुस्तकों की। तो आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, हम और की ममताज है। तो ऐसे मतलब हो गया हेमलेट, एम से हो गया मैकबेथ, ये हो गया ओथेलो, आर का मतलब रोमियो जूलियट, या किंग लियर हो गया, और उसके बाद में ये मिडनाइट समर ड्रीम हो गया, और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, टी से हो गया द टेम्पेस्ट, और ए से हो गया एज यू लाइक इट, जे से हो गया जूलियस सीजर, और एस से हो गया हेनरी चतुर्थ। हेनरी चतुर्थ जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है? विलियम शेक्सपियर की है। जबकि हेनरी अष्टम जो पुस्तक वो आपकी किसकी है? फ्रांसिस बेकन की है। और उसके बाद में अपन ने बात की थी एडवर्ड द्वितीय जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है? क्रिस्टोफर मार्लोव की है। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लोव की जो सबसे फेमस पुस्तक है उसका नाम है तेमूर लंग द ग्रेट। इसके अलावा डॉक्टर फास्टस और द जू ऑफ माल्टा, ये पुस्तक भी आपकी किसकी है? क्रिस्टोफर मार्लोव की है। उसके बाद बेन जॉनसन की आपको ये एक पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, अल्केमिस्ट। ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अंधा कवि था जॉन मिल्टन, इसके द्वारा पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिजेंड या रिगेंड पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है। फिर अपने जर्मन साहित्य के 4 व्यक्तियों की बात की थी। जर्मन साहित्य के जो 4 व्यक्ति हैं उनमें मुख्य रूप से जोहान्स रिस्लिन है, मार्टिन लूथर है, हांस सात्सो है और उल्रिच वान हट्टन है। जिसमें जोहान्स रिस्लिन के बारे में अपने बात की, इन्होंने हिब्रू भाषा में व्याकरण की रचना की है। मार्टिन लूथर को इन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से। और हांस साचो ने जर्मन भाषा में एक गीत लिखा है द नाइटिंगेल ऑफ बिटेनबर्ग नाम से। और उल्रिच वान हट्टन, ये इनकी जो पुस्तक है वो इसमें एपिस्टोल और निमो शब्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनका जो कथन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है या फिर पोप स्वयं ईश्वर का शत्रु है। उसके बाद में अपन ने बात की थी हॉलैंड या नीदरलैंड का साहित्य। तो इसमें आपको केवल एक ही व्यक्ति ध्यान रखना, इरेस्मस। इरेस्मस को मानववाद का राजकुमार कहा जाता है। इसी को विश्व नागरिक कहते हैं, यूरोप का विद्वान कहते हैं। यह हॉलैंड या डच या नीदरलैंड का यह प्रसिद्ध साहित्यकार था। ठीक है, इसकी एक बुक है इन द प्रेज ऑफ होली, इन द प्रेज ऑफ होली यानी मूर्खता की प्रशंसा, इसकी पुस्तक है जो कि 1511 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनकी 2-3 पुस्तक और भी हैं, इनको याद रखो तो ठीक है, पोगेट डेगर कोलोलोक्विज। लेकिन ये पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, ए हैंडबुक ऑफ ए क्रिश्चियन सोल्जर नाम की जो पुस्तक है ये भी आपकी किसकी है? इरेस्मस की है। उसके बाद अपन ने बात की थी स्पेनिश साहित्य की। तो स्पेनिश साहित्य में आपको एक ही व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना है, सर्वांटीज। सर्वांटीज की जो पुस्तक है वह है डॉन क्विक्जोट या डॉन कियोत नाम से है। यूरोप में जो सामंतवादी समाज है उसके ऊपर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। यह जो डॉन क्विक्जोट या डॉन कियोत जो पुस्तक है इसमें यूरोप की जो सामंतवादी समाज है उसके ऊपर बहुत ही करारा व्यंग्य किया गया है। और इसका जो प्रमुख कथन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हर कुत्ते का दिन आता है, खीर का प्रमाण खाने में है, एक समान पंख के जो पक्षी होते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की है पुर्तगाली साहित्य की। तो पुर्तगाली साहित्य में जो व्यक्ति है उसका नाम है केमोन्स, और इसकी जो प्रसिद्ध रचना है वो लूसियाड। और लूसियाड रचना में वास्को डी गामा की भारत की जो खोज यात्रा है समुद्री मार्ग से, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये पुनर्जागरणकालीन साहित्य की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे पुनर्जागरणकालीन चित्रकला की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्लास में ही चीजें याद हो रही हैं या नहीं ये भी बताना, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो आप शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरह का जो प्रीमियम कंटेंट है वो फ्री में आपको उपलब्ध करवा पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।